हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम सेक्स एजुकेशन सीजन 3 के एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और पर्सनली ये मेरा फेवरेट एपिसोड है। पिछले 6 एपिसोड्स का लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले उसे चेकआउट कर लें, उसके बाद इस वीडियो को देखना, वरना मे भी आपको कुछ भी समझ नहीं आए। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स फील द इंट्रो। एपिसोड 7 की शुरुआत ओटिस और ओला से होती है, जिनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई होती है। एज थोड़ी देर के बाद वो भाई बहन बनने वाले होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एरिक पर, जो अब नाइजीरिया से वापस आ चुका है और वो स्कूल एडम के साथ जाने के लिए उसके घर आया होता है ताकि वो एक साथ जा सके। फिर सीन शिफ्ट होता है मीव के ऊपर, जो स्कूल के लिए निकल ही रही होती है, पर उससे किसी का फोन आता है। बात करने पर उसे पता चलता है कि वो उसकी मॉम है। वो उन्हें पूछती है कि वो अभी कहाँ है, पर वहाँ से कुछ रिप्लाई नहीं आता। फिर मीव को यहाँ आइजैक मिलता है। मीव उसे सॉरी बोलती है एज उसने उसे ट्रिप के बारे में आधी बात बताई थी, जिसके बाद आइजैक उसे बोलता है कि वो इन चक्करों में नहीं पड़ने वाला, एज वो बेटर डिजर्व करता है और वो अब मीव के साथ नहीं रहना चाहता। फिर सीन शिफ्ट होता है स्कूल पे। आज के दिन मीडिया और इन्वेस्टर स्कूल में आने वाले होते हैं। यहाँ जैक्सन, वीव और कैल ने कुछ खुफिया प्लान बनाए होते हैं। अगर आपको पता नहीं कि कैल कौन है, तो मैं बता दूं कि वो एक न्यू एडमिशन है और एक ट्रांसजेंडर है, जिसे स्कूल में डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था उसके यूनिफॉर्म को लेकर। यहाँ एरिक के वापस आने पर ओटिस बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि नाइजीरिया में क्या हुआ था। पर यहाँ एरिक को स्कूल के नए चेंजेस के बारे में कुछ भी नहीं पता होता और वो एडम के गले पे वो शेम बोर्ड देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। यहाँ ओटिस से मिलने मीव आती है और यह मीव ओटिस को सॉरी बोलती है, एज उसने पिछले ही दिन ओटिस से बहुत रूडली बात किया था। मीव के जाने के बाद एरिक ओटिस से पूछता है कि स्कूल ट्रिप में क्या हुआ था। यहाँ ओटिस एरिक को स्कूल ट्रिप में हुए किसके बारे में बता देता है, जिसको सुनने के बाद एरिक स्पीचलेस हो जाता है। पर यहाँ ओटिस एरिक को बताता है कि उसे लगता है क्लिनिक बंद करने के बाद वो कुछ ज्यादा ही सेल्फिश बन चुका है। इनकी बातें चल ही रही होती है कि बीच में जैक्सन आ जाता है और वो बोलता है कि अगर तुम्हें अपने राइट्स के बारे में लड़ना है तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। अब हेल्प क्या है वो तुम्हें आगे पता चलेगा। जैक्सन उन दोनों को लेकर कंट्रोल रूम में आ जाता है और वो उन दोनों को सभी कंट्रोल्स बता देता है कि कब तुम्हें कौन सा बटन दबाना है। अब आगे क्या होने वाला था वो तो मे भी कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है मीव पर, जो एमी के साथ बात करती है और उसे सॉरी बोलती है क्योंकि उसने एमी के साथ ट्रिप में लड़ाई की थी। और यहाँ मीव एमी को बताती है कि उसे एमी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एज वो इस टाइम पे सिर्फ एमी पे ही ट्रस्ट कर सकती है। वो बताती है कि उसे पता है कि उसकी मॉम कहाँ है, जिसके बाद दोनों उसकी मॉम को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ मीव एमी को बताती है कि बचपन में उसकी मॉम उसे लेकर यहीं आती थी और मे बी उसकी मॉम अभी भी यहीं पे हो। थोड़ी देर बाद उसे उसकी मॉम मिल जाती है। यहाँ मीव अपने मॉम को समझाती है कि उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए, एज ये किडनैपिंग भी हो सकती है। एज वो अभी ड्रग के इल्जाम से जेल से बाहर आई हैं, तो मे बी किडनैपिंग के केस में वापस अंदर जा सकती हैं। और यहाँ मीव की मॉम अपना डिसीजन चेंज कर लेती हैं और एल्सी को मीव के साथ जाने देती हैं। अब यहाँ मीव की मॉम कहाँ जाती हैं वो तो हमें नहीं दिखाया गया। फिर मीव एल्सी को लेके उसकी नई मॉम एना के घर पे छोड़ देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है स्कूल पे, जहाँ मिसेस होप स्पीच की तैयारी कर रही होती हैं। एज स्कूल में मीडिया और इन्वेस्टर्स आने वाले होते हैं और हमें कैल को दिखाया जाता है, जो अभी भी सही यूनिफॉर्म पहन के नहीं आई होती। और यहाँ मिसेस होप उसे एक रूम में बंद कर देती हैं, एज अगर कैल बाहर होगी तो यहाँ स्कूल के ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है, एज उसने यूनिफॉर्म गलत पहनी है। फिर सभी इन्वेस्टर्स और मीडिया स्कूल में आ जाती है। यहाँ मिसेस होप अपना स्पीच देती है और हमें पता चलता है कि अब स्कूल का नाम मॉडल से चेंज होकर स्पार्क साइड एकेडमी हो जाएगा। यहाँ मिसेस होप सभी पेरेंट्स को एश्योर करती हैं कि उनके बच्चों का फ्यूचर इस स्कूल में ब्राइट है। थोड़ी देर बाद वो वीव को इनवाइट करती हैं, जो अपना स्पीच डिलीवर करके जैक्सन को स्टेज पे इनवाइट करती है। जैक्सन स्टेज पे आके अपनी स्पीच देता है और अपने प्रेजेंटेशन सबके सामने प्रेजेंट करता है। यहाँ ओटिस और एरिक कंट्रोल रूम से कंट्रोल कर रहे होते हैं। फिर प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है और सभी पेरेंट्स और इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। पर जैसे ही प्रेजेंटेशन थोड़ी देर चलने लगता है तो सबको पता चलता है कि क्या बवाल होने वाला है। यहाँ सभी बच्चे मास प्रोटेस्ट में लग जाते हैं और वो चाहते हैं कि मॉडल जैसा भी है वैसा ही रहे। और इस प्रेजेंटेशन में उन्होंने पिछले 3 सालों के सभी मेमोरीज को रखा होता है। पर ये सब मिसेस होप को कुछ खास पसंद नहीं आता और वो प्लान करती हैं कि वो
कंट्रोल रूम में जाके प्रेजेंटेशन को स्टॉप कर देंगी, पर उन्हें कंट्रोल रूम में जाते हुए रूबी देख लेती है। मिसेस होप कंट्रोल रूम में जाके वायर अनप्लग कर तो देते हैं, पर यहाँ रूबी आ जाती है। और लिटरली गाइज, ये फाइट सीन बहुत ही तगड़ी फाइट सीन थी और फैंस को तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं होगा कि रूबी भी कभी फाइट करेगी। और ये फाइट सीन तो थी, पर उसके साथ ह्यूमर भी था। दोनों के बीच में तगड़ी लड़ाई होती है और यहाँ मिसेस होप के फेस में रूबी अपना महंगा वाला परफ्यूम स्प्रे कर देती है। यहाँ इनकी लड़ाई चलती रहती है और वहाँ प्रेजेंटेशन खत्म भी हो जाता है। मिसेस होप यहाँ हार मान जाती हैं और बिना कुछ कहे वहाँ से निकल पड़ती हैं। यहाँ सभी बच्चे और टीचर्स, हाँ टीचर्स भी, सभी बच्चे और टीचर्स प्रेजेंटेशन को देख के एंजॉय कर रहे होते हैं और नारे लगा रहे होते हैं। अगर आपको याद हो तो सीजन 2 के एंड में सभी बच्चों ने एक प्ले किया था और उन्होंने और सभी ने मिलकर गाना भी गाया था और वही गाना अब यहाँ गाया जाता है। सभी अच्छा चल ही रहा होता है कि कैल, जिसे मिसेस होप ने एक कमरे में बंद करके रखा था, वो ऊपर से गिर पड़ती है और सभी के सामने मिसेस होप को मिडिल फिंगर दिखाती है। और ये जो भी कांड चल रहा होता है वो न्यूज में लाइव होता है और ये ओटिस की मॉम इंटरव्यू में बैठ के देख रही होती हैं और यहाँ उन्हें लेबर पेन होना शुरू हो जाता है और उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ता है। और उनका साथ देने वहाँ मिसेस ग्रोफ आई होती हैं, मिस्टर ग्रोफ की वाइफ, एडम की मॉम। फिर यहाँ डिलीवरी कंटिन्यू होती है और टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये देखो, डिलीवरी कंप्लीट हो गई और हम व्यूअर्स को पता चलता है कि यहाँ पे उनकी एक बेटी हुई है, मतलब ओटिस की एक बहन हुई है। फिर सीन शिफ्ट होता है स्कूल पर, जहाँ एरिक ओटिस को समझा रहा होता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया और वो सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं है। वो बचपन से ही सबकी हेल्प करना चाहता है और सबकी हेल्प करता भी है और यही वजह है कि वो उसका सबसे अच्छा दोस्त है। और यहाँ ओटिस डिसाइड करता है कि वो क्लिनिक फिर से शुरू करेगा और सबकी हेल्प करेगा। फिर वो सीधा लिली के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। एज उसे पता है कि आजकल लिली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती है, वही न्यूज़पेपर वाले कांड के बाद। बहुत देर वेट करने के बाद लिली दरवाज़ा खोल ही देती है और वो पूछती है कि ओटिस वहाँ क्यों आया है, जिसके जवाब में ओटिस बोलता है कि उसने पिछले बार भी उसकी बहुत हेल्प की थी और इस बार भी वो उसकी हेल्प करेगा। यहाँ ओटिस लिली को समझाता है कि जो वो करती है वो नॉर्मल है और उसे वो करना ही चाहिए। और यहाँ अपना पुराना वाला ओटिस वापस आ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एरिक पर, जो एडम के साथ बैठ के बातें कर रहा होता है। यहाँ दोनों बातें कर ही रहे होते हैं और यहाँ एडम एरिक को पूछता है कि नाइजीरिया में क्या हुआ था, जिसके बाद एरिक एडम को बता देता है कि उसने नाइजीरिया में किसी को गलती से किस कर दिया था, जिसे सुनने के बाद एडम का दिल बिल्कुल टूट जाता है। यहाँ ओटिस को मीव का मैसेज आता है और वो बोलती है कि एल्सी बिल्कुल ठीक है और उसे मिल चुकी है, जिसके बाद ओटिस सीधा मीव से मिलने जाता है और उसे अपने दिल की बात बता देता है। और वो बताता है कि उसे उसके साथ क्लिनिक फिर से स्टार्ट करना है और यहाँ फिर से वो हो जाता है जो हम फैंस हमेशा चाहते हैं। इसी बात पे लाइक कर दो, एक लाइक और एक सब्सक्राइब भी। और एपिसोड 7 यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड 8 के एक्सप्लेनेशन के लिए लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करें, पर उससे पहले बीच वाले गोले पे टैप करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।